हम लोगों ने कल तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज को हमने सबने पढ़ा था। अब क्या होता है, वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास होती हैं तो हमको कई बार जो एरिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कारण है, अगर मैं उस एरिया की डायरेक्शन बदलता हूं तो उससे जो फ्लक्स उस एरिया के अंदर पैदा होता है, फ्लक्स बताऊंगा क्या होता है, वो बदल जाता है। देखिए कैसे, समझिए इसको। हम एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी सी करके देखते हैं हम लोग यहां पर, ताकि आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप यहां पर ध्यान देना, ये जो एरिया है इसकी शैडो पर दिख रहा है सबको, इस एरिया की शैडो पीछे जो ये जो शैडो यहां पर नजर आएगी उस पर ध्यान देना, ठीक है। ये शैडो है, चलो यहां देखते हैं, ये शैडो नजर आ रही है सबको, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस एरिया को टिल्ट कर रहा हूं तो ये देखो, इस शैडो का जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। यानी मैंने इस एरिया की जब डायरेक्शन बदली तो उससे इसकी शैडो कितना एरिया कवर करती है उस पर फर्क पड़ गया। इसीलिए मैं एरिया को इन केसेस में एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। यही कारण है कि कुछ केसेस में जो एरिया होता है उसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है और उसी वेक्टर को हम नाम देते हैं एरिया वेक्टर। यहां पर मैंने जब ये एरिया है मान लो, जब मैं इसे टिल्ट कर रहा हूं देखो, तो उससे क्या हो रहा है, उससे यहां पर जो एरिया है उसकी वैल्यू बदल रही है। देखो उसका एरिया चेंज हो रहा है। हाथ का एरिया तो मेरे उतना ही है, लेकिन इसकी शैडो का एरिया इसको घुमाने से कम हो रहा है। दिख रहा है सबको ये? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, एरिया को अगर मैं उसकी डायरेक्शन बदल रहा हूं तो उसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन बदलने से फर्क आता था, दैट वाज अ वेक्टर। इसीलिए इन केसेस में हम एरिया को ट्रीट कर सकते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी और तभी हम उसे नाम देते हैं एरिया वेक्टर। तो क्या होता है बेसिकली, मान लो मेरे पास ये एक क्लोज्ड सरफेस है, एनी रैंडम क्लोज सरफेस, ठीक है। मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, एरिया एलिमेंट ds, ठीक। अब ये जो ds है इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो बनेगा आउटवर्ड नॉर्मल। ये बात याद रखना, एरिया वेक्टर हमेशा बनता है आउटवर्ड नॉर्मल से। अब नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर और आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ, क्योंकि इसमें मैं दो परपेंडिकुलर बना सकता था, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। लेकिन एरिया वेक्टर बाय कन्वेंशन किधर बनाया जाता है? हमेशा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, इस एरिया के एक परपेंडिकुलर, और इस वेक्टर की जो लंबाई है वो ds के बराबर होगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं कह सकता हूं ये जो छोटा सा एरिया एलिमेंट का वेक्टर बनेगा ये बनेगा ds इंटू एन कैप। यहां पर ds क्या है? ds है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ बनाई जाती है। ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं एरिया वेक्टर। क्यों वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ा? क्योंकि देखो, जब मैं इसकी डायरेक्शन बदलता हूं तो उसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन में बदलाव करने से उसके इफेक्ट पे फर्क पड़ता था उसे हम एक वेक्टर कहते थे। इसीलिए इन केसेस में जब यहां पर लाइट इसमें से पास हो रही है, इसी तरह से जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे सरफेस को तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। तो अगर मैं इसे ऐसे ऐसे घुमा दूंगा तो कम लाइन पास होंगी, जैसे लाइट कम पास हो रही तभी शैडो छोटी बन रही है, और जब मैं इसे ऐसे कर दूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो इसीलिए वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में बदलाव आ रहा है, कितनी फील्ड उसमें से पास हो रही है। इसीलिए जब हम फील्ड्स की बात करते हैं उन केसेस में हम एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और उसी वेक्टर को हम नाम देते हैं एरिया वेक्टर। ठीक समझ में आया कि एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ जगहों पर, कुछ केसेस में जब हम फील्ड्स की बात करते हैं वहां पर एरिया को डायरेक्शन बदलने से
उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं उसका नंबर बदल जाता है, इसीलिए उसको ट्रीट किया जाता है एज अ वेक्टर और कहा जाता है एरिया वेक्टर। बाय डिफॉल्ट, बाय कन्वेंशन, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो होती है आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ बनाई गई एक परपेंडिकुलर। इसकी खासियत क्या होती है, इसकी लंबाई बराबर होती है एरिया की लंबाई के, एरिया के मैग्नीट्यूड के, और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ टू द एरिया होता है। इसी वेक्टर को हम नाम देते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये तो था हमारे एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब इस एरिया वेक्टर के बाद ये जो एरिया वेक्टर है ये इस्तेमाल, मैंने आपको कहा, ये यूज किया जाता है वहां पर जहां हम फील्ड्स की बात करते हैं। और फील्ड्स में जब ये कितनी फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास हो रही होती हैं उसी को नाम दिया जाता है एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी जैसे मैंने हाथ को जब प्रोजेक्टर के सामने रखा तो उसको घुमाने से उसमें से कितनी लाइट पास हो, कितनी लाइट को वो ब्लॉक कर रहा था वो चेंज हो रहा था। इसी तरह से जब भी आप किसी एरिया को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसी को हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये तो इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस is defined as the total number of electric field lines that pass through that surface। किसी भी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक किसी गिवन एरिया में से पास हो रही हैं, उसी नंबर ऑफ लाइंस को उसका फ्लक्स कहा जाता है। ये वाली डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल है जहां पर आपको नंबर ऑफ लाइंस गिवन था। उस क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले उसमें से 3000 पास हो रही थी, बाद में 4000 पास हो रही थी। तो यहां पर वो 3000 और 4000 को हम लोग ट्रीट करेंगे एज फ्लक्स, क्योंकि इसकी एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच पास थ्रू अ गिवन सरफेस। किसी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ये उसका फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये तो इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई। इसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता रहा हूं क्या होती है। ये देखो, आप क्या कंसीडर करो, मान लो मेरे पास ये एक एरिया है, ये एक क्लोज सरफेस है, इट इज अ क्लोज सरफेस। मैं इस क्लोज सरफेस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रख देता हूं। ये रीजन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई वेक्टर के बराबर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पास हो रही है इस एरिया में। अब मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लेता हूं एरिया का। मान लो मैंने यहां पर वो छोटा सा एरिया ले लिया, ds, एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एरिया वेक्टर जो होता है एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसको मैं ds वेक्टर लिख सकता हूं, और ये जो है ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यहां पर ई वेक्टर। ठीक, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो अब जो इस छोटे से एरिया का जो फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, वो होगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एरिया का अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको उस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करना पड़ता है। ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, यानी इसको हम नापते या मैथमेटिकली कैलकुलेट करते इस डेफिनेशन से। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर मैं इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन बोलूं तो वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक, और अगर मैं इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बोलूं यानी नापने वाली इसको, तो वो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल अगर आप कर दो उस एरिया के लिए तो वो आपको दे देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो छोटा सा फ्लक्स ई डॉट डी एस हो जाएगा। अब ये याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो आ जाएगा E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। यानी ये जो फ्लक्स है, अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना हो फाई, तो वो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फॉर द टोटल सर्फेसेस। मान लो ये पूरा सरफेस एस था, इस पूरे सरफेस के लिए अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अगर मैं देखूं यहां पर जो फ्लक्स है वो बेसिकली तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से तीन फैक्टर्स? पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड E। किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो सेम सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा है सरफेस एरिया S। सेम फील्ड के अंदर मैंने दो अलग अलग सरफेसेस रखे, जहां सरफेस आपके पास ज्यादा बन रहा है वहां पर एरिया ज्यादा है अगर उसका तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तीसरा है ओरिएंटेशन थीटा। थीटा क्या? कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ये। तो अगर थीटा को मैं चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल सकता है। कैसे बदल सकता है वो अब हम देखते हैं। ओरिएंटेशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से डिपेंड करता है, द फैक्टर्स जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये याद रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये थीटा यानी ओरिएंटेशन के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर शीट कंसीडर करेंगे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कंसीडर करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है सारे रीजन्स में। मैंने एक बार अपना जो रेक्टेंगुलर एरिया था उसको ऐसे रख दिया। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि इस केस में जो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ये सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एरिया, फिलहाल अगर इसका मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो देखो इसका एरिया वेक्टर जो आएगा वो अलोंग दिस लाइन आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। ठीक, अगर मैं इस एरिया को टिल्ट कर दूं सपोज, तो जो एरिया वेक्टर है वो 0 से ज्यादा होगा लेकिन 90 से कम है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये जो थीटा है आपका ये 90 से कम होगा। थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री एंड विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री। और तीसरा केस है अगर मैं एरिया को बिल्कुल इस तरह से रख दूं यहां पर, तो आप ये नोटिस करोगे कि इसमें एक भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। और अगर आप फिलहाल एरिया वेक्टर, ये जो एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू निकालो तो आप ये देखोगे थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, अब इन तीनों केसेस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में जो फाई होगा वो E इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू E इंटू एस आ जाएगी और ये फ्लक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सबसे ज्यादा पॉसिबल वैल्यू है
इससे ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पॉसिबल नहीं होती। दिस इज द अल्टीमेट लिमिट ऑफ फ्लक्स, मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्लक्स। ठीक है, दूसरे केस में इसमें जो आपके पास फ्लक्स होगा वो आ जाएगा ई एस कॉस थीटा। अब यहां पर सिंस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और ये 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो कॉस थीटा है वो लेस देन 1 होगा। कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो आपके पास फ्लक्स विल बी लेस देन मैक्सिमम फ्लक्स, तो फ्लक्स कम हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है। कॉस थीटा की वैल्यू ई और एस तो सेम है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम आएगी। जब भी मैं किसी क्वांटिटी को 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर उससे कम आ जाता है। जैसे अगर आप 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 2 आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर की वैल्यू घट जाती है लेस देन 1 वैल्यू पर। इसीलिए फाई की वैल्यू मैक्सिमम फ्लक्स से कम हो जाएगी, ईएस से कम हो जाएगी। इस केस में फ्लक्स होगा E इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, और जो कॉस 90 होता है उसकी वैल्यू होती है 0, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। नो फ्लक्स पासेस थ्रू द एरिया, तो उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं फ्लक्स की। हम इसमें एक और एडिशनल कंडीशन बना सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कोई एरिया है, एक और केस सब समझना, यहां पर एडिशनल बता रहा हूं ये चीज। मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से बनी हुई, और मैं इसमें एक क्यूबॉइड डाल देता हूं यहां पर। ये मैंने एक क्यूबॉइड इसके अंदर फिट कर दिया, रख दिया यहां पर। अब इसमें 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस। मैं उन सरफेसेस को मार्क कर रहा हूं। यह है सरफेस नंबर 1, यह है सरफेस नंबर 2, यह है 3, ये बाहर वाला है 4, ये नीचे वाला है 5 और ये पीछे वाला है 6। 6 सरफेसेस हो गए। अब अगर आप नोटिस करो, ये जो क्यूबॉइड है, आप इमेजिन करो ये कुछ इस तरह का, मान लो ये जैसे ये क्यूबॉइड, ठीक है, सबको दिख रहा है ये क्यूबॉइड है डस्टर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है ऐसे, तो जो इनके एरिया वेक्टर होंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो सरफेस नंबर 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हैं, तो सरफेस नंबर 1 के लिए जो थीटा है उसकी वैल्यू आएगी 0 डिग्री। सरफेस नंबर 2 के लिए देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनता है ये, तो ये दोनों कैसे हो गए, ऑपोजिट, यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज हो गई। ठीक, सरफेस नंबर 3, 4, 5, 6 देखो, इधर भी ऐसे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, नीचे वाला भी 90 डिग्री, देखो सामने नजर आ रहा है, और पीछे वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा, देखो। ठीक है, तो ये 3, 4, 5, 6 इनके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 90 डिग्रीज। गॉट इट? तो देखो अगर मैं यहां पर फ्लक्स निकालना चाहूं, देखो इसका जो एरिया वेक्टर है इधर की तरफ आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ जाएगा, और बाकी सबके एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू फील्ड आ जाएंगे। तो यहां पर थीटा 0 डिग्रीज, यहां पर थीटा 180 डिग्रीज, और बाकी सब जगह पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर मैं सरफेस 1 का फ्लक्स निकालूं, फ्लक्स फॉर सरफेस 1, इस वाले सरफेस का, तो वो आ जाएगा E इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्रीज यानी प्लस ई एस। इसी तरह से अगर मैं सरफेस 2 का निकालूं तो E इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्रीज, कॉस 180 होता है -1, तो यह आ जाएगा माइनस ई एस। तो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। और बाकी के 4 सरफेस के लिए अगर मैं फ्लक्स 3, 4, 5, 6 निकालूं तो वो आ जाएगा ई एस कॉस 90 डिग्री यानी 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है इस बात पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में
एंगल कितना है। अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो तो फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात आप याद रखेंगे, ये कंसेप्ट्स में, डेरिवेशंस में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जो कंसेप्चुअल्स में भी आपकी मदद करेंगे। पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आता है, ई डॉट एस या ई डॉट डी एस। तो डॉट प्रोडक्ट से जो भी क्वांटिटी आती है उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। देखो ये सरफेस था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ऐसे सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल थे, और हमें पता है पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो ये लाइन इसमें से कभी पास ही नहीं होगी। और याद करो क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या थी, किसी एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं उसी को फ्लक्स कहा जाता है। और क्योंकि पैरेलल लाइन इसके अंदर से पास कभी होगी ही नहीं, तो इसीलिए फ्लक्स पैदा नहीं करेगी, फ्लक्स जीरो होगा। तो पैरेलल लाइंस के केस में, पैरेलल सरफेस, अगर सरफेस कभी भी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उसमें कोई फ्लक्स नहीं होता। सरफेस अगर परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, एक और चीज, अब ये पॉइंट्स कुछ काम के हैं आपके, ये आपके कंसेप्चुअल्स में भी आपकी मदद करेंगे। दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू इन कंसेप्चुअल्स एज वेल। मान लीजिए ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आपने कोई भी एक पॉइंट चार्ज लिया, ध्यान रखना ये मान लो मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, हम किसी भी चार्ज के चारों तरफ, याद रखना जब भी हम किसी चार्ज को लेते हैं उसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, उस इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। फ्लक्स निकालने के लिए हम इमेजिन करते हैं उस सरफेस को। मान लो ये है चार्ज प्लस क्यू, तो मैं इसका फ्लक्स निकालने के लिए इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बनाऊंगा। इसी सरफेस को नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर नहीं आती लेकिन हम उसको मेजर करना चाहते हैं, क्योंकि उसके मेजर करने से हम फील्ड को मेजर कर पाते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फ्लक्स है, कहीं पर अगर फ्लक्स ज्यादा है तो ये शो करता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक और तरीका हो जाता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो कभी भी आपको फ्लक्स नापना हो उसके लिए आपको एक एरिया चाहिए। अगर वहां पर कोई एरिया नहीं है तो हम उसे इमेजिन कर लेते हैं और उस इमेजिनरी सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने ये चार्ज लिया प्लस क्यू, ठीक, मैंने इसके चारों तरफ दो गॉसियन सरफेस बनाए, इसका है रेडियस r और ये है सरफेस S1। दूसरा सरफेस बनाया, इसका रेडियस है 2r और यह है सरफेस S2। ठीक, तो अगर अब मैं फ्लक्स निकालूंगा φ1, अगर उसकी वैल्यू फाई आ रही है तो φ2 की वैल्यू भी फाई आएगी सेम। इससे क्या पता चलता है, ये जो फ्लक्स है ये गॉसियन सरफेस थे, क्योंकि ये इमेजिनरी हैं। अगर मेरा फ्लक्स इस इमेजिनरी सरफेस से बदल जाता, चेंज हो जाता, तो फिर तो हर बार इमेजिन करने पर आंसर अलग अलग आता। मैंने कुछ अलग इमेजिन किया, आपने कुछ अलग इमेजिन किया, सेम फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग आती। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, किसी एक पॉइंट पर जो फील्ड होती है वो तो कांस्टेंट होती है जब तक हम पॉइंट्स चेंज ना करें। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान रखना, जो फ्लक्स होता है is independent
of shape and size of Gaussian surface। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। और ये बात मैं आगे चल करके अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको एक लॉ पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली में ये जो फ्लक्स होता है ये गॉसियन सरफेस के ना तो शेप के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब एक पॉइंट और इससे रिलेटेड जो फ्लक्स और गॉसियन सरफेस से रिलेटेड है वो भी हम लोग सीख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये मेरा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। अब इसके अंदर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, यहां रखा है Q3, यहां रखा है Q4 और यहां पर है Q5। ठीक है, तो यहां पर जो फ्लक्स होगा वो Q1 की वजह से होगा, Q2 की वजह से होगा, Q5 की वजह से होगा। लेकिन फ्लक्स नहीं होगा Q3 और Q4 की वजह से। क्यों? क्योंकि वो गॉसियन सरफेस के बाहर लाए करते हैं। तो यहां से पॉइंट निकल करके आता है चार्जेस लाइंग आउटसाइड गॉसियन सरफेस do not contribute to electric flux। जो चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर लाए करते हैं वो चार्जेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होता। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ऑल। उनका किसी तरह का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं पाया जाता। ये बात आपको याद रखनी है। दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ऑल। सिर्फ वही चार्जेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे जो चार्जेस अंदर लाए करते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज के मैं आपको प्रूफ बाकायदा करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये दिक्कत ना आए कि सर ने ऐसा क्यों बोल दिया। ये केवल बोलने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली में आई विल शो यू कि ये किस तरह से ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो यहां तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों ने सीखे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है गॉस थ्योरम। आप इसे बोर्ड्स के पेपर में भी इसके एप्लीकेशंस भी पाएंगे और इसको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कंसिडर करेंगे। गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस पहले चैप्टर के बोर्ड के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक, 99% ऑफ द टाइम्स अगर क्वेश्चन कोई आता है, एक क्वेश्चन अगर डालने को कहा जाए चैप्टर 1 में से, तो वो गॉस थ्योरम के ऊपर ही कहीं ना कहीं बेस्ड होगा 99% ऑफ द टाइम्स आपके बोर्ड में। ये चीज याद रखेंगे। मैं पहले बता रहा हूं, बोर्ड अपना पैटर्न बहुत फिक्स्ड रखता है। बोर्ड के पास जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, सेट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो फिक्स्ड है। बोर्ड क्रैक करना बहुत आसान काम है। 11th का पेपर क्रैक करना मुश्किल था क्योंकि उसमें अलग अलग टीचर्स की वैरायटी थी, लेकिन 12th का पैटर्न बहुत एग्जैक्ट होगा। जो पैटर्न बना करके दूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखाऊंगा, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। 99% पेपर सेम होता है। ठीक है, कोई एक आधा परसेंट कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऐसा होगा जो आपको नया लगेगा, अदरवाइज जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला बोर्ड में। ठीक है, तो अब याद रखना यहां पर, अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको बोलते हैं गॉस थ्योरम।
ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface, एक क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स पास हो रहा है, is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज टोटल चार्ज। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा चार्ज हैं तो आपको टोटल करना पड़ेगा। टोटल कैसे किया जाता है चार्ज का? कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है सिमरन? चार्जेस का टोटल करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चार्ज की इस्तेमाल होती है? सिमरन कपूर जल्दी से बताओ। हाँ भाई, साहिल कटारिया। सर जी, दे आर एडेड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली करेक्ट, उसे एडिटिविटी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी का। ये यही स्टेटमेंट से ही समझ में आ जाता है हमको, तो ये ध्यान रखनी है बात आपको। क्या कहता है गॉस लॉ? टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया, मैंने नोटिस किया यहां पर ये चार्ज है Q प्लस Q। ठीक है, तो इससे जो फ्लक्स होगा भाई, जो इसकी फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे ऐसे जा रही होंगी, ऐसे निकल करके। ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव है चार्ज, तो ऐसे जा रही होंगी इसकी फील्ड लाइन, दुनिया जहान की फील्ड लाइंस ऐसे, ये। ठीक है, तो इसका जो फ्लक्स होगा फाई, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर कितना चार्ज है? Q, और उसका क्या करना है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। गॉट इट? तो ये लॉ गॉस थ्योरम कहलाता है, और हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक्चुअली में यही आंसर आएगा। वी कैन एक्चुअली प्रूव दिस लॉ, और इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो था गॉस थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। लेट अस सी द प्रूफ। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, ये तो हमने ऐसे लिखा, और हम फ्लक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल फॉर द क्लोज सरफेस ई डॉट डीएस। तो अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूं तो मैं लिख सकता हूं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी इसकी एक फॉर्म बन जाती है। दिस ऑल्सो बिकम्स अ फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, क्योंकि फ्लक्स को मैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं ना। तो ये इसकी एक और फॉर्म बन जाती है गॉस थ्योरम की। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट अस प्रूव गॉस थ्योरम। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है। हम लेते हैं एक चार्ज Q, मैंने एक चार्ज लिया प्लस Q, इसके चारों तरफ मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना देता हूं एक स्फेयर की फॉर्म में। यह है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इमेजिनरी सरफेस होता है, मैंने बना दिया। ठीक है, इस सरफेस का जो रेडियस है वो है R। R इज द रेडियस। ठीक है, अब मैं कंसीडर करता हूं इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट।
ये छोटा सा गॉसियन सरफेस का एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ds। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो तो ऐसे जा रही होगी आउटवर्ड ई, ठीक है। मैं इसका रेडियस स्मॉल r कंसिडर कर रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए, हम यहां पर स्मॉल r यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका जो एन कैप वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया था बाय कन्वेंशन, याद है ना। एन कैप बाय कन्वेंशन इज द आउटवर्ड नॉर्मल, ये कन्वेंशन है, याद रखनी है ये कन्वेंशन, हमेशा बाहर की तरफ जाती हुई नॉर्मल, ठीक है। ये छोटा सा सरफेस मैंने ds लिया, तो इसका जो छोटा सा फ्लक्स होगा, स्मॉल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहां पर मैं r का यूनिट वेक्टर ले लेता हूं, r कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बाहर तक सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज q, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, अगर स्केलर फॉर्म में लिखा जाए। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ये जो एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, इसको मैं लिखूंगा ds इंटू एन कैप, ये आ जाएगा। जो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स होगा ई फाई, उसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, फ्लक्स का होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 और 2 3 में यूज कर लो। तो यूजिंग 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3 वैल्यूज प्लेस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds इंटू r कैप इंटू n कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, r कैप भी रेडियस की तरफ बाहर है, n कैप भी रेडियस की तरफ बाहर है, तो मैं लिख सकता हूं सिंस r कैप एंड n कैप आर रेडियली आउटवर्ड्स, सो थीटा बिटवीन देम इज 0, दोनों पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो गया 0। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करो, आर कैप डॉट एन कैप अगर मैं लिखूं, मैग्नीट्यूड 1 a इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू इसकी 1। तो ये डॉट प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो मैं लिख सकता हूं डी फाई विल बी 1/4πε0 q इंटू ds अपॉन r स्क्वायर। ये छोटा सा फ्लक्स आ गया इस छोटे से एरिया ds का। अगर मुझे इस पूरे गॉसियन सरफेस का, पूरे स्फेयर के लिए फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, फाई, वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस होगा। अब देखो इंटीग्रेशन पर ये जो गोला लगाया जाता है, ये शो करता है क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी किसी भी क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है यहां पर, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन के ऊपर जो गोला सा हम लगा रहे हैं, ये शो कर रहा है कि मैं जो इंटीग्रेशन कर रहा हूं सरफेस एस का, ये सरफेस एस कैसा है, एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इसे क्लोज्ड इंटीग्रल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो कैसे करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, तो मेरे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन फॉर द सरफेस एस 1/4πε0 q इंटू ds अपॉन r स्क्वायर। अब चेक करो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है रेडियस, ये ds चेंज हो रहा है, ये तो छोटे से एलिमेंट है, इसको मैं छोटा बड़ा जितना मर्जी कर सकता हूं, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा और बाकी सब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा।
तो मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ध्यान दो, ये ds क्या था? आओ वापस फिगर पर। ds था इस स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा। आप सबने फुटबॉल देखी है? फुटबॉल देखिए ना, फुटबॉल उसके ऊपर पैचेस बने होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। देखें, पेंटागन और हेक्सागन होते हैं उसमें, नोटिस करना कभी। ठीक है, एक हेक्सागन, उसके चारों तरफ पेंटागन, इस तरह से बना होता है फुटबॉल। तो छोटा सा पैच ये है। ऐसे जितने सारे पैचेस हैं, अगर तुम उन सबको मिला दोगे फुटबॉल के, तो क्या बन जाता था? पूरी फुटबॉल का एरिया। और इंटीग्रेशन इसी मिलाने को बोलते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब है मैं ऐसे जितने भी छोटे छोटे एरियाज हैं उन सबको जोड़ रहा हूं। उससे क्या बन रहा है? ये पूरा गॉसियन सरफेस, इसका एरिया। और ये सरफेस किस शेप का है? स्फेरिकल है। कैसा है ये? स्फेरिकल। और स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है इसकी वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर। ये वैल्यू आपको यहां ऊपर फॉर्मूला में पुट कर देनी है। तो देखो क्या आएगा हमारे पास। हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो मेरे पास फाई की वैल्यू कितनी बची? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही था गॉस थ्योरम। अब देखो यहां पर ये थ्योरम कह रहा है जो फ्लक्स है Q चार्ज के लिए वो हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर मैं इस एरिया की जगह एक छोटा सा एरिया अंदर बना दूं, मान लो मैं ये एरिया बना दूं r डैश रेडियस का, गॉस थ्योरम लगाओ, इसका फ्लक्स कितना आएगा? Q अपॉन r एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है शेप और साइज के। अगर मान लो मैं इस चार्ज के चारों तरफ एक क्यूबॉइड बना दूं ऐसा, उसका भी फ्लक्स कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये चीज साबित हो जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट होता है शेप और साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। वो ना तो गॉसियन सरफेस के शेप के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जो फ्लक्स होता है वो केवल डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर और डिपेंड करता है परमिटिविटी के ऊपर। अब मान लो मैं इस पूरे अपरेटस को एक सब्सटेंस के अंदर इमर्स कर देता हूं, जिस सब्सटेंस की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो उस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी अगर हम चार्ज को इमर्स कर देते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, किसी सब्सटेंस या इसे आप मीडियम भी बोल सकते हो, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा फाई वो अब Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। और क्योंकि एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या है? व्हाट इज दिस एप्सिलॉन? एप्सिलॉन है उस मीडियम की परमिटिविटी, वैक्यूम की नहीं। अब ये मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है। और एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो मेरे पास फाई आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसी सब्सटेंस को वैक्यूम में रखता, फॉर वैक्यूम, जो फाई नॉट होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं,
डिवाइडिंग 2 बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा फाइ नॉट अपॉन फाइ, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, ये क्यू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो मेरे पास एप्सिलॉन आर आ जाएगा फाइ नॉट अपॉन फाइ, या मैं कह सकता हूं फाइ इज इक्वल टू फाइ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब अगर मैं किसी भी चार्ज को एक दूसरे मीडियम के अंदर रखता हूं तो अब जो नया फ्लक्स होगा वो पुराने फ्लक्स का कितने टाइम्स हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स। क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स। बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है। सबसे छोटी परमिटिविटी की वैल्यू वो केवल वैक्यूम की है, बाकी सबकी रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा होती है। तो 1 से ज्यादा वैल्यू आती है एप्सिलॉन आर की, इसलिए जो फ्लक्स है वो हमेशा कम हो जाता है। जब भी हम किसी चार्ज को मीडियम में इमर्स करते हैं तो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू घट जाती है। कितनी कम हो जाती है, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा गॉस थ्योरम था जो हमने आज पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं। हमने इसका प्रूफ भी कर लिया। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, अब मान लो ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है, यह है गॉसियन सरफेस, और जो चार्ज है Q वो बाहर रखा है आउटसाइड, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा फाइ, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है सरफेस के अंदर, कितना चार्ज है, कितना है चार्ज, 0, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, केवल वही चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है जो चार्ज सरफेस के अंदर होता है। तभी हमने उस केस में 1, 2 और 5 को कंसिडर किया था, 3 और 4 का फ्लक्स कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि ऐसा गॉस थ्योरम कहता है। गॉस थ्योरम ने कहा वो चार्ज जो एनक्लोज्ड है विद इन द सरफेस, सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, केवल वही चार्ज गॉस थ्योरम में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो जो भी चार्ज गॉस थ्योरम के बाहर लाई करता है उसका कंट्रीब्यूशन गॉस लॉ में या फ्लक्स में नहीं होता। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर मान लो चार्ज किसी एक सब्सटेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी सरफेस के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आप एक छोटी सी वॉल्यूम डीवी का फ्लक्स निकालना चाहते हैं, यू ओनली वांट टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू अ वॉल्यूम डीवी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज होगा कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है और जो चार्ज है इसके अंदर वो बराबर से फैला हुआ है, पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो ऐसे है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के इसकी जो वॉल्यूम, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो है डीवी, और यहां जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो। तो इसका जो चार्ज हो जाएगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर है चार्ज, ठीक है, उस क्यू को
मैं निकाल सकता हूं रो इंटू डीवी से। अगर आप याद करो, जो चार्ज होगा डी क्यू, वो निकाला जाएगा रो इंटू डीवी से। ये फॉर्मूला याद है आपको? ये हमने पढ़ा था जब हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है। और जो फ्लक्स होगा वो इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? फॉर द सरफेस एस ऑफ डी फाई। ठीक है। तो अब यहां पर जो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन फॉर द सरफेस एस ई डॉट डी एस, और तब मैं इसको लिखूंगा 1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टाइम्स इंटीग्रेशन फॉर द टोटल वॉल्यूम वी, जो भी मुझे वॉल्यूम वी लेनी है, रो इंटू डीवी। मैं एक छोटी सी वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूं डीवी, और पूरी के लिए वॉल्यूम मुझे निकालनी है तो वो हो जाएगी मेरे पास वी। इस पूरी वॉल्यूम के लिए मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब आप कहोगे सर आपने यहां पर एप्सिलॉन आर क्यों लिया? कारण मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो वैक्यूम में नहीं है। ध्यान देना, देखो ये वैक्यूम नहीं है, बॉडी के अंदर उस बॉडी का मीडियम है। इसीलिए यहां पर मैंने खाली एप्सिलॉन नॉट नहीं लिया, बल्कि साथ में उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी भी ली। यह है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर का मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी आएगी। यहां वैक्यूम थोड़ी था, यहां पर तो बॉडी का कुछ भी मटेरियल था जिसके अंदर चार्ज फैला हुआ था। गॉट इट? अब एक और पॉइंट इसमें है, मान लीजिए मेरे पास ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर एन चार्जेस हैं, डिस्क्रीट चार्जेस, अलग अलग छोटे छोटे चार्जेस हैं इसके अंदर, पूरा एक चार्ज ना होकर के छोटे छोटे चार्जेस हैं, एन चार्जेस, ऐसे एन चार्जेस हैं। तो अब जो मैं फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स फाई, जो कि होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, ठीक है, वो आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टिल Qn। ये तो आएगा भाई टोटल चार्ज, नेट चार्ज। याद करो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में ही मैंने टोटल चार्ज को लिखा था, और वहां मैंने लिखा था वो टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिटिविटी। अगर मान लो Q3 नेगेटिव होगा तो यहां माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, इसको मैं समेशन में लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इक्वल्स 1 to n QI। ये तब है जब हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस होंगे। ठीक है, जब एक से ज्यादा चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई करेंगे तो आप उन चार्जेस का सम कर दोगे। कैसा? एल्जेब्रिक सम। तो आपको आ जाएगा टोटल चार्ज, उस टोटल चार्ज की वैल्यू रखना गॉस थ्योरम के फॉर्मूला में, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। गॉट इट? तो ये हमने गॉस थ्योरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां पर सीख लिए।